लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था इसमें हम लोगों ने हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम पढ़ लिया था ना, जल्दी बोलो। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम सभी का हो गया था ना, लास्ट हमने वही पढ़ा था। क्यों बच्चों? हाँ जी सर। ठीक है, इससे आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं। अब केसी क्यूसी पढ़ लिया था हम लोगों ने। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया आपका, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। कहता है एक रिएक्शन है 2A गिव्स B प्लस सी, एक रिएक्शन है और कह दिया इसके अंदर आपको हर एक की कंसंट्रेशन है 3 × 10⁻⁴। 3 × 10⁻⁴ हर एक की कंसंट्रेशन है इसमें। ठीक है, कह रहा है कि इन विच डायरेक्शन इट विल प्रोसीड इफ द वैल्यू ऑफ Kc इज 2 × 10⁻⁻3। कह रहा है Kc की वैल्यू 2 × 10⁻³ है। आपको बताना है कि रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। तो देखो पहले एक काम करो, इस रिएक्शन का क्यूसी निकाल लो। क्यूसी इज सिंपली इक्वल टू बी इंटू सी अपॉन ए का स्क्वायर। हाँ है ना? हाँ है ना? Yes, अब बी की पता है कंसंट्रेशन कितनी है, 3 × 10⁻⁴। ये भी कितना है, 3 × 10⁻⁴। अपॉन कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻⁴ इंटू 3 × 10⁻⁴। कितने लोगों को बात समझ आ गई? क्योंकि स्क्वायर है ना, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, कितना आ गया 1। क्यूसी की वैल्यू कितनी आ रही है 1 और केसी की वैल्यू कितनी है 2 × 10⁻⁻3। विच वन इज ग्रेटर, क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी? बताओ कौन सी कंडीशन है, जल्दी से बोलो। so forward. कहाँ जाएगी रिएक्शन? क्यूसी छोटा केसी बड़ा, क्यूसी बड़ा है केसी से, बैकवर्ड रिएक्शन। बेटा फॉरवर्ड कैसे हो गई? ये वाला केस है, क्यूसी बड़ा केसी छोटा, रिएक्शन कहाँ प्रोसीड करेगी? Backward. समझ आ गई बात? बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और अगर क्यूसी छोटा होता केसी बड़ा होता तो रिएक्शन क्या होती? फॉरवर्ड। ये क्लियर हो गया सभी को? हाँ या ना? चलिए आगे की बात करते हैं। अब इसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जैसे इसने कह दिया कि अगर हमें इक्विलिब्रियम निकालना होता है तो इक्विलिब्रियम कौन सी कंडीशन में कैसे निकालते हैं, ये भी समझाया उसने। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 3 मोल PCl5 के दिए हुए आपको, 1 लीटर का वेसल है और इसमें Kc की वैल्यू दी हुई है 1.80 और PCl5 का डिकम्पोजिशन आपको एक्सप्लेन करना है। PCl5 का डिकम्पोजिशन, तो जब PCl5 टूटता है तो क्या बनाता है बच्चों? PCl3 बनाता है, साथ में क्या बनाता है? Cl2। अब इसमें क्या क्या गिवन है पहले तो ये लिख लो। इसमें गिवन है कि इनिशियली 3 मोल है PCl5 के और Kc की वैल्यू दी हुई है। तो टाइम t = 0 पे PCl5 कितना है 3, ये कितना है 0 0। टाइम t = t' पे ये कितना है 3 - x, तो ये कितना बना xx। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? यहाँ से Kc निकाल लोगे, हाँ या ना? जल्दी बोलो, हाउ विल यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc? Kc = कितना हो जाएगा x × x, x² अपॉन 3 - x। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? जल्दी बोलो। यस सर। Yes. और इसमें Kc की वैल्यू दी हुई है आपको 1.8। क्वाड्रेटिक बना लोगे, सॉल्व कर पाओगे, x की वैल्यू निकाल लोगे, x की वैल्यू आ गई तो PCl5 की वैल्यू आ गई, PCl3 की आ गई, Cl2 की आ गई। कितने लोगों को पूरी कहानी समझ आ गई? जल्दी बोलिए हाँ या ना? यस। ठीक है, इसके बाद एक फॉर्मूला आता है कि रिलेशनशिप बिटवीन K, Q एंड G क्या रिलेशनशिप होती है। देखो एक फॉर्मूला याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में आता भी है। डेल्टा G = डेल्टा G0 + RT ln Q। मैं लिख देता हूँ, डेल्टा G = डेल्टा G0 डेल्टा G = डेल्टा G0 + RT ln Q। डेल्टा G क्या है यहाँ पे? गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा G0 क्या होती है? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी होती है जब सारे के सारे जो रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे के सारे प्योर स्टेट में होते हैं और उस समय कोई भी और
अदर लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा होता, सारा का सारा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोडक्ट फॉर्मेशन में इस्तेमाल हो रहा होता है, तो ऐसी एनर्जी को हम लोग डेल्टा जी नॉट कहते हैं। जबकि डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी, एनर्जी का वो एक्चुअल पार्ट है जो रिएक्शन में प्रोडक्ट फॉर्मेशन में इस्तेमाल हो रहा होता है। याद रहेगा क्या कहा मैंने? डेल्टा जी नॉट क्या है? जब सारे के सारे रिएक्टेंट, सारे प्रोडक्ट किस में है? स्टैंडर्ड फेज में है, और ये माना जा रहा है कि सारी की सारी एनर्जी का अमाउंट कहाँ इस्तेमाल हो रही है? प्रोडक्ट फॉर्मेशन में हो रही है। और डेल्टा जी क्या होता है? एनर्जी का वो अमाउंट जो एक्चुअली में इस्तेमाल हो रहा है प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। यानी कि अगर हम चेक करना चाहते हैं कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, उसके लिए हमें डेल्टा जी चेक करना होता है। बच्चों याद रखना, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है तो रिएक्शन फिजिबल होती है। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। अभी के लिए इस फॉर्मूले को याद रखना, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट, जहां पे डेल्टा जी नॉट क्या होती है? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है जिसकी अपनी एक वैल्यू होती है 8.314, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। टी टेम्परेचर इन केल्विन है, और क्यू आप जानते हैं, क्यू हम लोग रिएक्शन क्वोशिएंट को कहते हैं। तो एल एन बोल रखा है, तो जैसे ही आप एल एन को कन्वर्ट करेंगे नेचुरल लॉग में, तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट, और आर टी एल एन क्यू है, इसी को हम लोग बोल देंगे 2.303 आर टी लॉग के। डेल्टा जी नॉट 2.303 प्लस में आर टी लॉग क्यू। याद रहेगा? यहाँ प्लस और माइनस खाली रिएक्शन के अंदर एनर्जी के लॉस और गेन के लिए इस्तेमाल होता है, अदरवाइज तो फॉर्मूला डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू ही है। याद रहेगा हाँ या ना? Yes, जल्दी sir. बोलिए। ठीक है। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना जो एग्जाम में आने वाला है आप लोगों के, वो है ली शैटलियर प्रिंसिपल। ये एग्जाम में आएगा बच्चों, इस पर बेस क्वेश्चन जरूर आएगा, ये लिख कर ले लो। इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से पहला टॉपिक इंपॉर्टेंट ये है, ली शैटलियर प्रिंसिपल। ये कहता है सिंपल सी Excuse me, भाषा में, sir. अगर हाँ बोलो। Sir, जो ये जो आप लिखवाते हैं, ये हम अपनी कॉपी में नोट कर लें हाथ के हाथ, या फिर मतलब ये पता ये है सब मैंने एनसीईआरटी ना, में है? मैंने इस चैप्टर के नोट्स भी सेंड किए हैं आपको, आपके पास होंगे, और नहीं होंगे तो मेरे से ले लेना, मैं भी शेयर कर दूंगा। उस चैप्टर के नोट्स में ना एक हाइलाइटर हाथ में ले लेना। देखो डेफिनेशन तो तुम्हें खुशबू एज इट इज याद करनी होगी, उसमें तो कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि उसमें एसेंस नहीं लिखते, डेफिनेशन इज डेफिनेशन। और इस चैप्टर में जो लर्निंग वाले पॉइंट्स है, थ्योरी वाले पॉइंट्स ज्यादा नहीं है, इसमें न्यूमेरिकल ज्यादा है ना, तो वो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। मैं भी आपको खाली एक आइडिया दे रहा हूँ, अभी तो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी एक्सरसाइज अपने आप में बहुत ज्यादा है, इसके अंदर 70 क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर। सर, हाँ बोलो बेटा। हमारे एग्जाम में सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम आ रहा है, आयोनिक नहीं आ रहा। बहुत बढ़िया, मजे आ गए तुम्हारे, तो तुमने खाली 35 क्वेश्चन करने हैं, 1 to 35। ठीक है, और वो सारे क्वेश्चन इजी हैं ऐश्वर्या, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है उसमें। ओके सर। ली शैटलियर प्रिंसिपल क्या है? ली शैटलियर प्रिंसिपल आएगा तुम्हारे में ऐश्वर्या, ढंग से पढ़ लेना, और उसकी एप्लीकेशन बता रहा हूँ मैं, वो ध्यान सुनना आप। कहता है कि अगर कोई भी एक ऐसा फैक्टर, एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, डायनामिक इक्विलिब्रियम बना रखा है उसने, अगर उस इक्विलिब्रियम को बनाए रखने के लिए कंडीशंस इस्तेमाल हो रही होंगी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन की, अगर मैंने इनमें से किसी भी कंडीशन को स्लाइटेस्ट ऑफ द स्लाइट चेंज किया, तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। उस केस में जो आपका ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ये अपने आप को उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर लेता है जहां जाने से रिएक्शन के अंदर डिस्टर्ब हुए हुए कंडीशंस को वो काउंटर बैलेंस कर सके। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल से क्लियर करूंगा। मान लीजिए एक तराजू है, इस तराजू को पहले ये इक्वल था, ये तराजू इक्वल कंडीशन में था, मैंने यहाँ पे 2 किलो बढ़ाया तो यहाँ भी 2 किलो बढ़ गया, मैंने यहाँ पे 4 किलो बढ़ाया तो यहाँ भी 4 किलो बढ़ा दिया। बताओ क्या तराजू के निडल में कोई फर्क पड़ेगा? जल्दी बोलो। अगर नो दोनों सर. तरफ कंडीशंस इक्वल हैं तो क्या तराजू की कंडीशंस में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 8 किलो कर दिया और यहाँ पर 7.99 kg कर दिया, बताओ क्या होगा आंसर? तराजू क्या करेगा?
एक तरफ 8 kg करा है, एक तरफ 7.99 kg कर दिया है, बताओ क्या होगा? सर 8 kg की तरफ नीचे हो जाएगा। ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और ये नीचे वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा जहां से रिएक्शन शुरू हुई थी। समझ आ रही है बात? यानी कि जैसे एक आपने वो स्टोरी सुनी है विक्रम बेताल वाली, कि जो बेताल होता है वो विक्रम की पीठ पर जा बैठ कर जाता है, वो ट्रैवल कर रहा होता है, कहता है तू जैसे ही बोलेगा, नहीं बोलेगा तो सर फोड़ दूंगा, और तू बोलेगा तो मैं वापस उसी पेड़ पर चला जाऊंगा। याद आया? सुनी, देखी आप लोगों ने स्टोरी देखी है? नो सर। अच्छा, विक्रम बेताल बड़ी एडवेंचर स्टोरीज है, जब एग्जाम हो जाए फाइनल देखना उसके बाद। तो समझ लो कि ये जो कंडीशंस है ना, अगर चलो ये भी छोड़ो, विक्रम बेताल भी छोड़ो, आप ऐसे समझ लो एक छोटा बच्चा है जो स्कूल जाने से घबरा रहा है और रो रहा है घर से बाहर निकलने के लिए, उसे धीरे 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 मम्मी जबरदस्ती हाथ पकड़ के उसे घर से बाहर ले आई, स्कूल के पास तक ले आई। लेकिन स्कूल के पास आते ही उसे क्या दिखाई देगा? ना पापा दिखाई देगा, तो फटाफट जितना भी एफर्ट था मम्मी का वो सारा वेस्ट हो जाएगा, बच्चा वापस भाग के कहाँ पहुंच जाएगा? पापा के पास। ठीक है? तो अगर पापा उस कंडीशन में नहीं थे, मतलब मान लो दाएं बाएं थे, जो वो कंडीशंस मम्मी ने क्रिएट की थी, उन कंडीशंस में वो किसी तरीके से रिएक्शन को आगे प्रोसीड करा रही थी। लेकिन अगर स्लाइटेस्ट ऑफ द स्लाइट चेंज आ जाता है कंडीशन के अंदर, तो रिएक्शन कंडीशंस पूरी तरीके से रिवर्ट कर जाती है और रिएक्टेंट्स अपने इनिशियल पोजीशन में पहुंच जाते हैं। समझ आ रही है? ये प्रिंसिपल कहलाता है ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर के हिसाब से अब इक्विलिब्रियम को, अगर मान लो इधर वेट बढ़ गया, मान लो इधर वेट इंक्रीज हो गया, तो तराजू नीचे आ रहा है, तो दुकानदार ने क्या किया? इस तराजू को नीचे आने से रोकने के लिए अपनी स्लाइड फिंगर फिंगर उसने दूसरी तरफ रख दी। फिंगर जैसी दूसरी तरफ रख दी, बताओ इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया फिर से? आया ना? क्योंकि समझ लो फिंगर जो है ना, वो फिंगर जो है वो इक्विलिब्रियम है जो अपने आप को शिफ्ट कर सकता है। तो इक्विलिब्रियम ने अपने आप को कहाँ प्लेस कर लिया? उस डायरेक्शन में जहां पर वेट कम था। मेरी बात समझ आ रही है? आया ना? इक्विलिब्रियम ने कहा शिफ्ट कर लिया अपने आप को? जहां पर वेट कम था। एक तरफ 8 kg है, एक तरफ 7.99, तो फिंगर आपने कहाँ रख दी? जहां पर वेट कितना? 7.99 kg। हाँ या ना? ठीक है। सेम स्टोरी आप किसी भी इक्वेशन में लिखते हैं। कैसे? मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको पूरी कहानी। जैसे मान लो एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 या H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। इसको ले लेते हैं, H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, एक इक्वेशन है, या N2 प्लस 3H2, इससे जल्दी क्लियर हो जाएगा, गिव्स 2NH3। ठीक है? अभी फॉरवर्ड रिएक्शन में अमोनिया का बनना है और बैकवर्ड रिएक्शन में N2 और H2 का बनना है। मतलब ऐसे जाओगे तो अमोनिया बनेगा, ऐसे जाओगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनेंगे। ठीक है? अब क्या हुआ कि आपने इस रिएक्शन के अंदर, इसी सेम रिएक्शन के अंदर, आपने अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इंक्रीज कर दिया। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आपने क्या किया? इंक्रीज कर दिया। अगर इनका अमाउंट बढ़ेगा तो आप मुझे बताओ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? जल्दी बोलो। इंक्रीज। ऑब्वियस सी बात है ना? तो जहां पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, यानी कि अगर मैं देखूं तो किस जगह पे तादाद, अमाउंट बढ़ गया है आपका, हो गया रिएक्टेंट साइड में, तो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया। अब उस इक्विलिब्रियम को पूरी इक्वेशन के अंदर, पूरी कंडीशन के अंदर इक्विलिब्रियम को फिर से मेंटेन होना है, तो बताओ इक्विलिब्रियम अपने आप को कहाँ शिफ्ट कर लेगा? इसको मैं ना इक्विलिब्रियम को एक और नाम से जानता हूँ, ये गरीबों का दोस्त है। इक्विलिब्रियम क्या है? गरीबों का दोस्त है। जहां पर भी गरीब होंगे ना, इक्विलिब्रियम वहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ कौन सी साइड पे गरीबी ज्यादा हो रही है अभी? जल्दी बोलो, किस साइड पे गरीबी हो रही है? अगर मैंने राइट। रिएक्टेंट साइड में कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी तो गरीबी कहां पर है? प्रोडक्ट साइड में। तो बताओ इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट साइड में। दैट इज द रिएक्शन वुड फेवर फॉरवर्ड डायरेक्शन। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई? यस सर। गरीबों का मसीहा याद रखना बहुत आसान रहेगा काम करने में। अब मान लो मैंने छोटा सा क्वेश्चन दिया आपको, मैंने कहा ये जो रिएक्शन थी इसके अंदर से मैंने, जैसे जैसे अमोनिया बनना शुरू हुआ, मैंने उस अमोनिया को बाहर निकालना शुरू कर दिया। उस सिस्टम में से अमोनिया लगातार निकालता जा रहा हूँ। अब मुझे बताओ किस जगह पे कंसंट्रेशन कम हो रही है? इफ आई रिमूव अमोनिया कंसंट्रेशन, तो
आप मुझे बताओ इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा और क्यों? जल्दी बोलो, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा और क्यों करेगा, जल्दी बोलिए। अगर मैंने अमोनिया की कंसेंट्रेशन को बाहर निकाल लिया, कुछ अमाउंट जैसी बन रहा था मैं निकालता गया, जैसी बन रहा था मैं निकालता गया, आप मुझे बताओ अमोनिया की कंसेंट्रेशन अब कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? कम। कम हो रही है। कम हो रही है, तो बताओ इक्विलिब्रियम को कहाँ शिफ्ट होना चाहिए? रिएक्टेंट साइड। क्या बोल दिया ऐश्वर्या? गरीब कौन हो रहा है? किस साइड गरीबी आ रही है? प्रोडक्ट साइड। फिर हाँ ठीक है सर। तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा बताओ? खुशबू, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन विच डायरेक्शन? सर प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड। कहानी समझ आ गई? यस सर। ठीक है। अब मान लो सेम रिएक्शन है और मैंने आपसे कह दिया कि यहाँ पर प्रेशर लगाना है, इस इक्वेशन पे हमें इस रिएक्शन कंडीशन पे प्रेशर लगाना है, हाई प्रेशर लगाना है। ठीक है। अब एक बहुत सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल जुगाड़ दे रहा हूँ, वो ध्यान रखना। पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है, या हम कह सकते हैं पी इज इक्वल्स टू एन बाई वी आर टी, या ये कह दूं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है आर कांस्टेंट टी कांस्टेंट, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। हाँ या ना? Yes, जल्दी sir. बोलो हाँ या ना। तो अब यानी कि जहां पे नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे हाई प्रेशर का असर वहां ज्यादा दिखाई देगा। सही है। आपने लगाया तो प्रेशर पूरी इक्वेशन पे, लेकिन किस तरफ नंबर ऑफ मोल ज्यादा है? सर लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में, यानी कि रिएक्टेंट साइड पे नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। तो अगर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है तो प्रेशर का असर यहाँ ज्यादा दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? हाई। अगर प्रेशर हाई है तो बताओ प्रेशर लो किस तरफ है? सर प्रोडक्ट साइड पे। obvious सी बात है, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? जल्दी बोलो, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन विच डायरेक्शन? अरे सर बोलो भाई। प्रोडक्ट। प्रोडक्ट साइड में। इट मींस इट इज अ फॉरवर्ड रिएक्शन। बात समझ आ गई? और वैसे भी अमोनिया के बनने के लिए ध्यान रखिएगा प्रेशर शुड बी हाई। प्रेशर क्या होना चाहिए? हाई, क्योंकि जितना प्रेशर ज्यादा होगा रिएक्शन की टेंडेंसी विल बी टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। एम आई क्लियर टू ऑल? एम आई क्लियर टू ऑल? टर्म ऑफ कंसेंट्रेशन समझ आ गया, कंसेप्ट ऑफ प्रेशर समझ आ गया? जल्दी बोलिए। Yes, sir. ठीक है। अब आता है इसके बाद प्रेशर समझ आ गया, ये समझ आ गया, एक और टर्म आती है जिसको हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट का रोल क्या होता है? बेसिकली कैटलिस्ट एक टैक्सी ड्राइवर है ना? और उस टैक्सी ड्राइवर का रोल क्या होता है? वो पैसेंजर को एक डेस्टिनेशन से दूसरी और दूसरी से पहली पे लेकर आता है। तो बेसिकली कैटलिस्ट क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करता है, मतलब चेंज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज करता है या ऑल्टर करता है। और कैसे करता है ऑल्टर, ये समझ लीजिए, ये जितनी तेजी से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ाता है एग्जैक्टली उतनी ही तेजी से ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को ही बढ़ाता है। तो कुल मिला के आप मुझे बताओ, क्या इक्विलिब्रियम पे कोई डिस्टर्बेंस आई? क्या इक्विलिब्रियम पे कोई डिस्टर्बेंस आई? नो नो सर। सर। लेकिन क्या रिएक्शन में कोई स्पीड नहीं आई? स्पीड भी आ गई, रिएक्शन में बदलाव भी आ रहा है। जैसे मान लो एक आदमी 40 की स्पीड से चल रहा है, दूसरा भी 40 की स्पीड से चल रहा है, तो पहले के रेस्पेक्ट में दूसरा और दूसरे के रेस्पेक्ट में पहला स्टेशनरी है। हाँ या ना? ये पढ़ा होगा फिजिक्स में आप लोगों ने, रिलेटिव वेलोसिटीज के टर्म्स में। दोनों 40 की स्पीड से चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बताओ एक के रिस्पेक्ट में दूसरा और दूसरे में पहला ये कितनी वेलोसिटी से चल रहे हैं, कितनी स्पीड से चल रहे हैं? आंसर बोलो। जीरो। बहुत बढ़िया, जीरो। अब क्या हुआ, किसी ने उन दोनों के पीछे कुत्ते छोड़ दिए। अब कुत्तों की वजह से दोनों भागने लगे, तो अब दोनों की स्पीड 60 है। तो बताओ पहले की रेस्पेक्ट में दूसरे की और दूसरे में पहले की कितनी स्पीड है? जल्दी बोलो, कितनी कितनी स्पीड है दोनों की आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में? सर जीरो ही रहेगी। तो ही रहेगी। बात समझ आ गई? लेकिन 40 के कंपैरिजन में वो क्या हो चुके हैं? 60 हो चुके हैं। इसका मतलब स्पीड बढ़ी, लेकिन दोनों की स्पीड एक साथ बढ़ा दी उसने। तो इससे जो रिलेटिव चेंज था वो बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। यही काम कैटलिस्ट करता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करता है, मगर कैसे? फॉरवर्ड रिएक्शन को भी उतना बढ़ाता है जितना वो बैकवर्ड रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है। एम आई क्लियर? हाँ या ना? यस। ठीक है।
आगे की बात समझते हैं। एक और टर्म आता है इसके अंदर, टेम्परेचर। टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो टेम्परेचर से क्या होता है, रिएक्शन की जो हीट होती है, टेम्परेचर जहां पे ज्यादा होगा ना वहां पे हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही होगी। आपको कोशिश करनी है कि हीट सिस्टम में से कम इवॉल्व हो। तो मान लो ऐसे N2+3H2 गिव्स 2NH3 है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये हीट निकल रही है। तो अगर मैंने इस पहले हीट निकल रही है, अगर मैंने और टेम्परेचर बढ़ा दिया तो हीट क्या होगी, जल्दी बोलो। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया मैंने, तो बताओ रिएक्शन की कंडीशन क्या होगी, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट करेगा और क्यों करेगा, जल्दी बोलो। बोलो बच्चों, टेम्परेचर बढ़ा दिया, देखो बेसिक से बात करते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ा, पार्टिकल्स की क्या बढ़ गई, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, पार्टिकल्स ने आपस में टकराना शुरू कर दिया। टकराए तो क्या बढ़ गई, ओवरलैपिंग। जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी उतना ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, और जितना प्रोडक्ट फॉर्मेशन के चांसेस होते हैं उतनी एनर्जी बाहर निकलती है, यानी क्योंकि वो स्टेबिलिटी गेन करती है। तो आप मुझे बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने पे हीट ज्यादा निकल रही है या कम निकल रही है प्रोडक्ट साइड पे, जल्दी बोलो लेकिन आंसर। ज्यादा निकल रही। ज्यादा निकल रही है। अब मुझे क्या करना है, रिएक्शन के अंदर से जो हीट एक्सेस में निकल रही है इसको रोकना है। तो बताओ इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा और क्यों हो जाएगा, जल्दी बोलो। बोलो, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाएगा और क्यों शिफ्ट हो जाएगा। सर बैकवर्ड में। वेरी गुड, बैकवर्ड में ही होगा, क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो रिएक्शन कैसी हो रही है, एक्सोथर्मिक हीट बाहर निकल रही है, और हीट का लॉस नहीं करना मुझे। हीट के लॉस को बचाने के लिए ही रिएक्शन कहाँ जाएगी, अपने आप को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर लेगी। एम आई क्लियर। तो अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब प्रोडक्ट फॉर्मेशन तो नहीं हो रही। क्यों, अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन जा रही है तो क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है, जल्दी बोलिए। नो सर। तो जो रिएक्शन का पर्पस था वो था क्या, प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना। अगर प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो रहा, इसका मतलब रिएक्शन का रेट जो है वो क्या हो रहा है, स्लो हो गया है, फास्ट हो गया है। रिएक्शन की फिजिबिलिटी कम हो रही है ना बेटा। फिजिबिलिटी मतलब रिएक्शन का होना। अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो रिएक्शन की फिजिबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। एम आई क्लियर। यस सर। तो आप मुझे बताओ, इस रिएक्शन को होने के लिए क्या कंडीशन फिजिबल होती है, क्या कंडीशन टेम्परेचर की और क्या कंडीशन प्रेशर की होनी चाहिए। क्या कंडीशन होनी चाहिए फिजिबिलिटी के लिए इस रिएक्शन की, जल्दी बोलो, सोच के अब तो तुमने कुछ सीख लिया। बताओ प्रेशर की कंडीशन और टेम्परेचर कंडीशन क्या होनी चाहिए इस रिएक्शन के लिए। प्रेशर क्या होना चाहिए, सर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर कम। ज्यादा। प्रेशर ज्यादा, टेम्परेचर कम। वेरी गुड, वेरी गुड। और यही कंडीशंस आपको 12th में भी याद रखनी है। इसका प्रेशर, इस रिएक्शन को अमोनिया की फॉर्मेशन का प्रेशर क्या होता है, हाई, और टेम्परेचर क्या होता है, लो, तभी ये रिएक्शन फिजिबल होती है। यानी कि फिजिबल मतलब इस रिएक्शन की डेल्टा जी नेगेटिव तभी होगी जब इसके अंदर पी की वैल्यू हाई होगी और टी की वैल्यू क्या होगी, लो। मुझे मेरी बात समझ आ गई सभी लोगों को अच्छे से, हाँ या ना, ये कंसेप्ट समझ आ गया। सर आपने वो एक, जब आप टेम्परेचर बता रहे थे तो आपने एक लाइन बोली थी ना कि वो ज्यादा मतलब हीट, काइनेटिक हीट, एनर्जी होगी तो ओवरलैप हाँ, ज्यादा करेंगे। यस। एक बार वो वाला पॉइंट बता दो, ओवरलैप बेटे वाला। जितने पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे, देखो सिंपल सी बात है, इस पार्टिकल इस पार्टिकल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी पहले कम थी, आपने हीट किया, बढ़ गई तो कोलिजन बढ़ गई, और कोलिजन बढ़ गई तो ओवरलैपिंग के चांसेस बढ़ गए, और ओवरलैपिंग से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन तो हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ क्या निकल रही है, बहुत सारी हीट निकल रही है। हीट निकलने से सिस्टम कैसा होता है, अनस्टेबल, यानी कि जो प्रोडक्ट बन रहा है ये प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। ठीक है, तो ये तो कोई फायदा नहीं होगा रिएक्शन को अनस्टेबल करने के लिए, हमें तो रिएक्शन को स्टेबल करना है। तो इसका मतलब जो एक्सेस हीट निकल रही है, निकलनी नहीं चाहिए। और एक्सेस हीट कैसे निकलेगी, इक्विलिब्रियम को अपने आप को कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन जैसे ही इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन जा रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं हो रही,
और रिएक्शन अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड नहीं हो रही तो आप मुझे बताओ फायदा हो भी रहा है कुछ या नहीं हो रहा है, नुकसान ही हो। ठीक है, तो इसीलिए रिएक्शन को होने के लिए और प्रॉपर होने के लिए हमें रिएक्शन में क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर लो तो देना पड़ेगा टेम्परेचर, मगर क्या देना पड़ेगा, हाई प्रेशर देना पड़ेगा। हाँ या ना, खुशबू क्लियर हुई बात? तो सर यहाँ पे ओवरलैपिंग जनरल में हो रही थी, वो sp ऑर्बिटल वाली नहीं। यस, ओवरलैपिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में कंबाइन कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। सर इलेक्ट्रॉन क्लाउड वो इलेक्ट्रॉन p क्लाउड मतलब ऑर्बिटल था एटम, ना? एटम के आउटर मोस्ट शेल बेसिकली। हाँ, वो एसपीडीएफ जो हम बात करते हैं ऑर्बिटल्स, उन्हीं की बात हो रही है। तो सर एसपीडी ऑर्बिटल वो इलेक्ट्रॉन के बाहर होते हैं, उन्हें आउटलाइन करते हैं, वो या अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एसपीडीएफ में होते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक इमेजिनरी हम स्पेस को नाम दे देते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं किसी एटम के अंदर। ओके सर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट आ गया, और ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम यहाँ पर फिनिश होता है। इसके बाद आता है आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना। आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है, इसका थोड़ा बेसिक आइडिया दे देता हूँ। ऐश्वर्या, केमिकल इक्विलिब्रियम में 1 to 35 क्वेश्चन कर लेना, और कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम का बेसिक आइडिया दूंगा, और इसकी भी एक वीडियो कल भेजूंगा, कल वाली वीडियो भी देखूंगा, भेजूंगा, सभी लोग देखेंगे जरूर इसको। देखिए, आयनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहला जो कंसेप्ट आता है वो कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आता है। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं पहले तो ये समझ लो, एक ऐसा सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में जाके आयनाइज हो जाता है, और आयनाइज होने के बाद दो तरह के आयंस फॉर्म कर लेता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसको एक को हम कहते हैं और एक को हम एनायन कहते हैं, और यही दोनों टाइप के आयंस रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कंडक्शन के लिए। ठीक, तो आयनिक या इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कौन कौन से सब्सटेंस ऐसे हैं जो डिसोसिएट हो सकते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट इसको समझने के लिए जो आया था वो था कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये भी आप 10th से पढ़ते आए हो, एसिड एंड बेस। एसिड क्या होता है जो अपने में से क्या लिबरेट करता है, जल्दी बोलो। एसिड क्या लिबरेट करता है, H+ आयन। और बेस क्या होता है जो अपने में से क्या लिबरेट करता है, OH- आयन। सबसे पहला जो साइंटिस्ट था जिसने ये थ्योरी के बारे में नाम दिया वो था आपका आर्हेनियस। उसने कहा एसिड वो है जो H+ जो डोनेट कर देगा एक्वस सॉल्यूशन में, और बेस वो है जो OH- डोनेट कर देगा एक्वस सॉल्यूशन में। मगर ये फेल हो गया। ये कंसेप्ट फेल क्यों हो गया, क्योंकि CO2 में कहीं पर भी H+ नहीं है, मगर CO2 एक एसिडिक गैस है, या BF3 एक एसिडिक कंपाउंड है, जबकि उसमें H+ नहीं है। दूसरी बात, NH3 एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि उसके अंदर बिल्कुल भी क्या नहीं है, OH- आयंस नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है? क्या कहा मैंने, आरएनएस कंसेप्ट के हिसाब से एसिड क्या था, जो H+ आयन डिसोसिएट करे एक्वस सॉल्यूशन में। बेस क्या होता है, जो OH- आयन डिसोसिएट करे एक्वस सॉल्यूशन में। लेकिन ये कंसेप्ट फेल क्यों हो गया, क्योंकि CO2 एक एसिडिक गैस है, मगर उसमें क्या नहीं है, H+ आयंस नहीं है। NH3 एक स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन उसमें क्या नहीं है, OH- आयंस प्रेजेंट नहीं है। तो ये वाला कंसेप्ट हमारा फेल हो गया। एम आई क्लियर? इसके सर तुरंत बेस क्या बताया था आपने? मैंने कहा बेस OH- आयन लिबरेट करता है और एसिड H+ आयन लिबरेट करता है। लेकिन इसके फेलियर बता दिए, CO2 एसिडिक है लेकिन उसमें कहीं पर भी H+ नहीं है, और NH3 बेस है जबकि उसके अंदर कहीं पर भी OH- आयन नहीं है। आर्हेनियस के बाद जो कंसेप्ट आया वो कंसेप्ट था ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का कंसेप्ट, जिसको हम लोग कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस भी कहते हैं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। इसने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा आप लोग। उसने कहा एक एसिड वो है जो H+ लिबरेट करता है, और H+ निकालने के बाद जो पार्ट बनता है, इस पार्ट को हम कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास HCl है, आपने उसमें से H+ बाहर निकाल दिया, क्या बचा, Cl-। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। मेरी बात समझ आ गई सभी को? बताओ HNO3 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? NO3-। समझ आ गया? हाँ या ना? यस।
बताओ HSO4 माइनस का कॉन्जुगेट बेस क्या है? इसमें से SO4 2 माइनस। अर्थक्वेक आ रहा है। चॉकलेट में से पड़ी अब चला गया। बच्चों अर्थक्वेक आया अभी। सर पता नहीं। आप लोगों को फील हुआ अर्थक्वेक? नो सर। अच्छा, बड़ी तेज हुआ। मुझे तो फील, मैं तो टेबल बैठा, टेबल पैर हिल रहे थे। सर बेड पे बैठा हूँ तो फील नहीं हुआ कुछ। मैं पैर, मेरा टेबल पे पैर था तो फील हो रहा था। काफी देर तक काफी तेजी से था। चलो, अब तो नहीं आ रहा ना? चला गया, शुक्र है। चलो, HSO4 माइनस का कॉन्जुगेट बेस बताओ क्या हो सर जाएगा? आया था अभी ग्रुप पे आया मैसेज था आ ना? गया, स्कूल के ग्रुप पे मैसेज आ गया, अर्थक्वेक आया अभी। वेरी गुड। HSO4 माइनस, इसमें इसमें से H प्लस चला गया तो क्या बन गया? SO4 2 माइनस। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया। इसके आगे की कहानी हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट, कल की क्लास में आपको वीडियो भेज दूंगा। ठीक है? अभी आया भाई, आप वॉशरूम में विजिट करते हैं? ठीक है बच्चों, एम आई क्लियर? यस सर। ये कंटिन्यू, जो इसकी रिमेनिंग वीडियो मैं कल शेयर करूंगा, आप लोग वो डिस्कस कर लेना, एक बार देख लेना उसको अच्छे से। उसके अंदर कौन कौन से कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस बनते हैं और कंसेप्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस होता है, वो मैं कल क्लियर कर दूंगा। ठीक है? आज इतना पढ़ लेना दोबारा से एक बार। हाँ बेटा सर, खुशबू। सर हाँ बेटा। हमारे ना स्कूल के सर ने बोला है कि उन्होंने पेपर बहुत मुश्किल बनाया है इस बार फाइनल का, तो उन्होंने एनसीईआरटी तो बनाया होगा। उनसे पूछना सर पास कैसे होंगे। जिन्होंने कह दिया कि मैं मुश्किल बनाया, उनसे पूछे सर पास कैसे होना है। खुशबू, एक बार उनसे पूछ लेना, कहना सर पास कैसे होंगे हम, आपने मुश्किल बना दिया तो। ओके कहना सर। लॉकडाउन के टाइम पे पेपर इजी बनाते हैं या मुश्किल बनाते हैं? सर अब तो ऑफलाइन देने जाना है ना। तो क्या पूरा साल पढ़ाया कहाँ है आपने, जो आप पेपर टफ बना रहे हो? अगर ज्यादा है ना तो एग्जाम्पलर कर लेना साथ साथ इसके। एग्जाम्पलर कर लोगे ना एनसीईआरटी के साथ में, तो वो मोर देन सफिशिएंट है, फिर कहीं से बनाए पेपर तुम कर पाओगे। ओके सर। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू। कल वाली क्लास देख लेना एक बार सभी लोग। ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू सर।